नमस्कार स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे राजनयिक सिद्धांत में व्यवहार का। अगला टॉपिक है राजनयिकों की कार्यप्रणाली वो काम किस तरीके से करते हैं। हमने पिछले क्लास में जाना राजनयिक के गुण कि एक सफल राजनयिक बनने के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए एक व्यक्ति में, एक संस्था में कौन कौन से गुण होने चाहिए एक सफल राजनयिक बनाने के लिए, या विश्व के विभिन्न देशों के साथ बेहतर संधि समझौते स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, वो एक राजनयिक बन सकता है या विश्व के विभिन्न देशों के साथ संधि या समझौते का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में हमने जाने। आज जानेंगे हम लोग राजनयिकों के या जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो विश्व के विभिन्न देशों के साथ संबंध संधि या समझौते का निर्माण करने का कार्य करते हैं, उसके कार्य करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो राजनयिक की जो कार्यप्रणाली है वो होते कैसे थे पहले। तो प्राचीन काल में जिस प्रकार राजा द्वारा संदेश लेकर दूत दूसरे राज्य के पास जाते थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में दूत के स्थान पर नाम बदलकर उसे राजनयिक कहकर भेजा जाता है। यह राजनय भेजने की प्रथा उत्पत्ति राजनीतिक कारणों से हुई है। हेनरी वाटसन ने राजदूतों की परिभाषा करते हुए कहा है, यह एक सच्चा व्यक्ति होता है जो अपने देश के लिए हित के लिए विदेश में जाकर क्या करता है, झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर जाकर झूठ बोलता है। मध्य युग में राष्ट्रों के मध्य संपर्क बहुत कम रहता था। ऐसे संपर्क बाहर भेजे जाते थे और राष्ट्रदूतों द्वारा संपन्न किए जाते थे, जिन्हें कोई विशिष्ट कार्य करने का भार सौंपा जाता था। उस कार्य को समाप्त होने के पश्चात वो तत्काल वापस आ जाते थे। और स्थायी दूत भेजने की जो शुरुआत है आज वर्तमान समय में, जिस प्रकार से विश्व के हर देश क्या करता है, अपना राजदूत भेजता है। इस प्रकार की शुरुआत माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इटली के बड़े बड़े गणराज्यों में, विशेषकर वेनिस में आरंभ हुई। फ्रांस का लुई 11वां यूरोप में प्रथम सम्राट था, जिसने अन्य राज्यों की राजधानी में रहने के लिए स्थायी प्रतिनिधि भेजे थे। इसके बाद यातायात और संचार के साधनों की उन्नति हुई और अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ने लगा, और यहीं से स्थायी दूत भेजने की जो प्रथा है वो शुरुआत हुई। और लगभग माना जाता है, अगर स्पष्ट रूप से देखें तो 17वीं शताब्दी एक ऐसा दौर था जिसमें विश्व के सभी देशों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, अपना राजदूत भेजना प्रारंभ कर दिया था। ये तो होगी सामान्य चर्चा की कब हुई, मगर जो राजनयिकों की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अगर प्रणाली देखें तो राजनयिक की नियुक्ति। तो राजनयिक की वास्तव में देश की पूरी जिम्मेदारी होती है। किसी दूसरे देश से युद्ध, शांति आदि निर्णय लेने का जो अधिकार है, मुख्यतः महत्वपूर्ण अधिकार राजनयिक को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी तक राजनयिकों की नियुक्ति करने का अवसर सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्र जो शक्तिशाली थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों को प्रदान किया था या उन्हीं के पास पावर थी। मगर आज वर्तमान समय 20वीं शताब्दी में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का परिवर्तन, संचारों का बेहतर तरीके से क्या हो जाना, विकसित हो जाना, या विश्व के सभी देशों के जो आचरण है, इसके आधार पर आज विश्व का हर देश, छोटे बड़े हर देश को क्या है, विश्व के अन्य देशों के यहाँ राजदूत भेजने का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। आज वर्तमान समय में विश्व का हर छोटा बड़ा देश क्या कर रहा है, जैसे कि नेपाल है, इथोपिया है और टंगानिया है, जैसे जैसे छोटे देशों ने भी क्या कर दिया है, राजदूत भेजना प्रारंभ कर दिया गया है। 21वीं शताब्दी में तो राजनयिक का महत्व और बहुत अधिक बढ़ गया है। उसे परम श्रेष्ठ का अधिकार, उसे उपाधि दी गई है, जिसके फलस्वरूप कोई भी राजदूत जिसे परम श्रेष्ठ की उपाधि दी जाती है, वो किसी संबंधित देश के राष्ट्रपति से जाकर क्या कर सकते हैं, मिल सकता है। राजनयिकों को दी जाने वाली उपाधि में सर्वप्रथम फ्रांस में शुरुआत हुई। फ्रांस के हेनरी चतुर्थ ने प्रथम बार यह पदवी नेवर्स के ड्यूक लुइस को प्रदान किया। तत्पश्चात वेनिस तथा स्पेन के राजदूतों को भी इसी प्रकार का पदवी दिया गया, जिसके फलस्वरूप मुस्टर के सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि यह पदवी सब राजदूतों को दी जानी चाहिए। एक देश के जितने भी राजनयिक होते हैं सबके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक राष्ट्र के अंतर्गत सभी प्रकार के राजनीति को सम्मिलित रूप से राजनयिक निकाय कहते हैं। इस निकाय के प्रमुख व्यक्ति को दुख रिष्ट कहते हैं। यद्यपि राजनयिक निकाय का कोई वैधानिक या संवैधानिक संस्था नहीं है, न ही वैधानिक कार्य होते हैं, फिर भी क्या है, इसे एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्र की राजनीति में राजनयिकों का अत्यंत महत्व होने के कारण क्या है, उसकी नियुक्ति होती है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार से कोई विशेष योग्यता निश्चित नहीं की गई है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गरिमा को देखते हुए क्या किया जाता है, इसकी नियुक्ति
की जाती है और उन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि जो राजनयिक जिन व्यक्तियों को राजनयिक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, अपने देश के बारे में या विदेशों के बारे में कितनी जानकारी रखता है, उन जानकारी को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद आते हैं नियुक्ति तो कर दिया जाता है, मगर उसके बाद क्या होता है, जो राजनयिकों की जो मान्यता है वो किस प्रकार से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राजनयिक के बारे में अगर नियुक्ति कर दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व के सभी देशों से एक राजनयिक के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तौर पर अगर किसी भी प्रकार का भाषण अगर देता है, किसी देश के खिलाफ अगर भाषण दिया है, वो पूर्व में अतीत में उन्होंने किसी प्रकार के किसी देश के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया है, या किसी देश के संबंध में उन्होंने विघटन या विलय के संबंध में उन्होंने भाषण दी है, या किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की भाषणबाजी की है, तो उसे कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, उसे राजदूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि पहला आता है नियुक्ति, कि संबंधित देश द्वारा किस उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, मगर दूसरा आता है मान्यता, कि अगर किसी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति है और भारत के संबंध में अगर भारत का कोई विदेश है, क्या है, राजदूत है, जिसे क्या करना है, अमेरिका में नियुक्त करना है, मगर उस व्यक्ति ने पूर्व में क्या है, अमेरिका के संबंध में गलत भाषण किया है, तो अमेरिका कभी भी क्या नहीं करेगा, उस व्यक्ति को मान्यता प्रदान नहीं करेगा अपने देश में एक राजनयिक के तौर पर। तो पहला आता है नियुक्ति, दूसरा आता है मान्यता। अगर किसी भी व्यक्ति ने क्या किया है, गलत भाषण दिया है, तो उसे मान्यता नहीं दिया जा सकता। दूसरा आता है मान्यता का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश अगर एक व्यक्ति को नियुक्ति करता है राजनयिक के तौर पर, मगर दूसरा आता है उसका मान्यता, क्या वो देश जहाँ पर वो नियुक्त हो रहे हैं वहाँ के देश के लोग उसे क्या राजनयिक के रूप में उसे स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, ये दूसरा चीज़ आता है। तीसरा आता है राजनयिकों की श्रेणी। तो राजनयिकों की श्रेणी कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग व्यक्तियों का क्या होता है, जिस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग कर्मचारियों की क्या होती है, श्रेणी होती हैं, उसी प्रकार से क्या होती है, राजनयिकों में भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती है। जिसमें सबसे पहला आता है राजदूत, जिसे सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, इकाई मानी जाती है राजनयिक संस्था के। तो राजनैतिक प्रशासन व्यवस्था में राजदूत राज्य की संप्रभुता के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। इस कारण से इन्हें अन्य से अनेक विशेषकर सम्मान एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकार शासन के अध्यक्ष से सीधा मिल सकता है या वार्ता करने का अधिकार होता है। इस अधिकार का राजनीतिक शासन प्रणाली के युग में बड़ा महत्व था। राजदूतों का दूसरा विशेष अधिकार परम श्रेष्ठ के रूप में इसे संबोधित किया जाता है होने का, चूंकि ये राजा के व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही उपयोग में इस प्रकार के जो शब्द है उसे उपयोग में लाया जा रहा है। महाशक्ति में बड़े राज्यों की ही राजदूतों को भेजने का अधिकार है। इस प्रकार के राजदूत राजनयिक से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो राजदूत है, जो राजनयिक व्यवस्था में सबसे बड़े जो पद है वो राजदूत को माना जाता है। ये इसे क्या माना जाता है, राजा का इसे प्रतिरूप माना जाता है, या जितना अधिकार या जितना सम्मान एक राजा को दिया जाना चाहिए उतना ही सम्मान इनको भी दिया जाता है। इसे परम श्रेष्ठ की संबोधन से इसे स्वीकार किया जाता है। और ये किसी भी देश के राजा से, राष्ट्रपति से वो क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाकर बात कर सकते हैं। ये पहला प्रकार के राजनयिक होते हैं। दूसरा श्रेणी होता है राजदूतों का, वो होता है पूर्ण शक्तियुक्त मंत्री या असाधारण राजदूत। तो राजनयिक के दूतों की श्रेणी में इसका दूसरा नंबर आता है। इस कोटि में राजनयिक दूत भेजने वाले राज्यों को शासन अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं माने जाते। इसे व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं माने जाते। इसी कारण से इसे वे सब अधिकार प्रदान नहीं किए जाते या वो सभी उपाधि नहीं दिए जाते जो एक राजदूत को दिया जाता है। इनको न तो राज्य के अध्यक्ष से सीधे वार्ता करने का अधिकार है, सीधा राजा से या राष्ट्रपति से जाकर नहीं मिल सकते, नहीं राजदूतों को प्रदान किए गए हैं। विशेष सम्मान सूचक अधिकार इस तरह के राजनयिक व्यवस्था को राजदूतों को साधारण राजदूतों के क्रम में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का अधिकार एक राजदूत को दिया जाता है उतना सम्मान इस राजदूत को नहीं दिया जाता है। तीसरा आता है निवास मंत्री। तो राजनयिक की श्रेणी में राजदूत एवं पूर्ण शक्तियुक्त मंत्रियों के बाद आता है निवास मंत्री का स्थान आता है। इस मंत्री का जो जन्म है, इस प्रकार के जो राजनयिक का जन्म है 1818 में एक्शन लॉ सिंपल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस नवीन श्रेणी का जन्म हुआ। निवास मंत्री के स्वरूप और कार्य की दृष्टि से ये उपयुक्त दूसरे के दूतों के भेद नहीं रखते, दूसरे के संबंध में किसी प्रकार के संबंध नहीं रखते। किंतु ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि महाशक्तियां चाहते थे उनके तथा लघु शक्तियों के दूतों को अंतर बना रहे। इस नए वर्ग को बनाने का उद्देश्य यही था कि लघु शक्तियों के दूतों को अधिक प्रतिष्ठा न प्राप्त हो। इन्हें शिष्टतावास में पर भी परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित नहीं किया जाता। ये दूसरे वर्ग से हीन समझे जाते हैं, अतः इसका महत्व धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। वर्तमान में निवास मंत्री की नियुक्ति प्रायः सभी देशों को समाप्त
हो चुकी है। चौथा आता है, चौथा प्रकार के जो राजनयिक होता है उसे कार्यदूत कहा जाता है। इनका पहले तीन वर्गों में से दूतों का साथ मौलिक अंतर यह है कि इन उपयुक्त तीनों प्रकार के दूतों में एक राज्य के अध्यक्ष दूसरे राज्य के अध्यक्ष को भेजे जाते हैं, किंतु कार्यदूत एक देश के विदेश मंत्रालय को भेजे जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उसमें अन्य दूतों के समान न तो विशेष सम्मान प्राप्त होता है और न ही विशेषाधिकारी या उन्मुक्तियाँ होते हैं। वियना कांग्रेस में यह नियम बनाया था कि उपयुक्त वर्गों में दूतों को अपने वर्ग में अग्रत्व का क्रम उसके आगमन की सरकारी सूचना की तिथि से निश्चित होगी, परंतु आजकल राज्य इस नियम का अनुसरण नहीं करते, किंतु वे राजदूतों को ज्येष्ठता प्रमाण पत्र उपस्थित किए जाने की तिथि से निर्धारित करते हैं। भारत में भी इसी परंपरा का पालन किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा, ये हो गया हमारा 4 प्रकार के राजदूत, जो 4 प्रकार, ये तो हो गए राजदूतों की श्रेणी। उसके बाद आते हैं राजनयिकों का क्या करना, स्वागत करना। तो किसी भी राष्ट्र में सरकारी कार्य आरंभ करने से पहले परिग्रह राज्यों में राजनयिकों का स्वागत किया जाता है। राजनयिकों की श्रेणियों के अनुसार से उनके स्वागत के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें राजदूतों, पूर्व शक्तियुक्त मंत्री, राजदूतों एवं निवास मंत्री, इन तीनों प्रकार के अपने प्रत्यय परिग्रह राज्य को राज्याधिपति प्रस्तुत करता है। राजदूत के विषय में स्वागत सार्वजनिक रूप से किया जाता है। अन्य प्रकार के राजनयिकों का स्वागत सार्वजनिक रूप से अनिवार्य नहीं है। कार्यदूत का स्वागत परिग्रह राज्य के विदेश मंत्री द्वारा किया जाता है, तो उसे अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करता है। उसके बाद आते हैं राजनयिक प्रत्यक्षीकरण। तो जब राजदूत की नियुक्ति के संबंध में स्वीकृत विदेशी सरकार द्वारा प्राप्त हो जाती है, तो राजदूत पद पर नियुक्त व्यक्ति को राज्य औपचारिक रूप से विदेशी सरकार के पास भेजने का कार्य करते हैं। राजनयिक भाषा में इसी प्रकार की जो कार्य है, प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया राजदूत के हाथ में प्रेषक सरकार द्वारा एक राजकीय दस्तावेज के देकर संपन्न की जाती है। इसे राजनयिक भाषा में प्रत्यय पत्र कहा जाता है। उसके बाद अगर अगला कार्य प्रणाली देखें राजदूत का, तो राजनयिकों की दिनचर्या, तो अनुशासन जीवन जीने की कुशल पद्धति है, ऐसा कहा जाता है। और अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अनुशासन के रूप में नियमित अपने दैनिक दिनचर्या करना चाहिए। राजनयिक जिस देश में जाता है वहाँ अपना निवास बनाकर अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को प्रारंभ कर देता है। निक्सल के अनुसार से राजनीतिकों का अगर दैनिक दिनचर्या देखें तो पिछले दिन की घटना, बातचीत एवं विचार विमर्श संबंध में स्टोनों को डिस्कशन देना, स्थानीय समाचार पत्र को प्रकाशित किसी भी विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपने विचार सहचारी से विचार विमर्श करना, अपने देश के पिछली रात्रि में प्राप्त टेलीग्राम को उत्तर देना, प्राप्त समाचारों के संबंध में कार्य करना, ये सभी क्या माना जाता है, एक राजनयिकों का दिनचर्या माना जाता है। उसके बाद आते हैं राजनयिकों के विशेषाधिकार। अगर देखें तो प्राचीन काल से ही राजदूतों को संबंध में अत्यधिक पवित्र धारणा बनी हुई है। राजदूतों के प्रति इसी परंपरागत धारणा के फलस्वरूप ही राजदूतों को उसके आवश्यक कार्य संपादन कराने के लिए कुछ विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ उसे प्रदान की गई हैं। अगर सबसे पहले देखें तो व्यक्तिगत सुरक्षा, पहले अगर उसको जो विशेषाधिकार अगर दिया गया है तो उसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत सुरक्षा। तो प्राचीन काल से ही राजदूतों को अर्थात राजनयिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा विशेष ध्यान रखा जाता है। प्राचीन समय ही राजदूतों को किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट पहुंचाना नीचा कार्य समझा जाता है। महाभारत के शांति पर्व में भी भीष्म ने युधिष्ठिर को दूत की अबाध्यता को सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि इसे मानने वाला नरकगामी और भ्रूण हत्या के पाप के भागी होता है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों में कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय द्वारा यह सिद्धांत सुप्रसिद्ध हो चुका है कि अब राजनीतियों के प्रतिनिधित्व को राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष समुचित माना जाए। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में हमने देखा है कि कई ऐसे युद्ध है, वो क्या है, राजनयिकों के क्या है, हत्या के कारण क्या विश्व के विभिन्न देशों के मध्य युद्ध हुआ। तो इसलिए ज़्यादातर क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा को, राजनयिकों के व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान रखा जाता है और उसको बेहतर माना जाता है। इसी प्रकार के यदि जघन्य अपराध होता है तो किसी प्रकार की अगर उसके बावजूद भी क्या है, किसी प्रकार के राजदूतों को से अगर किसी प्रकार का अपराध अगर हो जाता है तो उसे क्या नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से उसे दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि कहने का मतलब ये, अगर कोई भी राजदूत किसी भी अपराध में अगर सम्मिलित है तो फौजदारी न्यायालयों में उसे क्षेत्र अधिकार से मुक्ति की है। उसे कभी भी क्या है, किसी भी न्यायालय में उस पर क्या है,
मुकदमा चलाने के लिए उसे बाधित नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपने पद पर बना हुआ है। उसके साथ साथ उसे करों से मुक्ति दी गई है, वो कभी भी किसी भी विषय पर वो कर नहीं दे सकता। उसके साथ साथ गवाही, वो कभी भी उसे गवाही नहीं दिया जा सकता, उसे गवाही नहीं मांगा जा सकता। उसके साथ साथ उसे उपासना का अधिकार है। प्रत्येक राजदूत को अपने धार्मिक विश्वास पे पूजा और उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। और राज्य के क्षेत्र बाह्य को कहने का मतलब ये है कि यह राजदूतों का प्रमुख विशेष कार्य, इसका मतलब ये है कि यदि राजदूत तथा उसकी सभी वस्तुएं भौतिक रूप से उसी राज्य में स्थित रहती है जिस राज्य में वह नियुक्त है, परंतु इन वस्तु पर उस राज्य का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है। उसके साथ साथ पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, राज्य सरकार को अपनी सरकार से पत्र व्यवहार कर सकता है। उसके साथ साथ दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्ति कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से राजदूत को कोई फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार दूतों के विरुद्ध स्थानीय दीवानी न्यायालयों में कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती या किसी संबंध में उसके संबंध में काम नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ राजनयिक प्रतिनिधियों के संबंध में अन्य व्यक्तियों की उन्मुक्तियाँ, जैसे कि राजनयिक प्रतिनिधि के संबंध में व्यक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें दूतावास काम करने वाले कर्मचारी एवं परामर्शदर्शी एवं सचिव एवं सहचारी इत्यादि को क्या कर सकता है, कुछ नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ राजनयिक प्रतिनिधि को की स्त्री, बच्चे आदि परिवार को सदस्य, उसका निजी नौकर तथा संदेश वाहक, इन सबको वो क्या कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्वप्रयोगी विशेषाधिकार। कहने का मतलब है किसी भी राजनयिक के कुछ सीमित क्षेत्रों स्वयं कुछ अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार भी होता है, कि वो एक ऐसे अधिकार उनको दिया जाता है जो किसी राज्य की कानून को अगर ना तोड़ता हो, तो उस हद तक जाकर क्या कर सकता है, कोई भी राजनयिक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। उसके साथ साथ विशेष संधियों के अंतर्गत उन्मुक्तियाँ, जो राजनयिक है उससे विश्व के विभिन्न देशों के साथ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वो क्या कर सकते हैं, विशेष प्रकार के संधि या समझौते कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निर्णय के हेंग अभिनय के अंतर्गत रचित विवेचन न्यायाधिकरण के अंतर्गत वे विश्व के विभिन्न देशों के मध्य क्या संधि या समझौते का निर्माण करने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगर कार्य प्रणाली देखें अगर राजनयिकों का, तो राजनयिकों के कर्तव्य आते हैं। तो अधिकार तो हम सब खूब जानते हैं, परंतु जब कर्तव्यों के पालन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, जबकि अधिकारों से अधिक कर्तव्यों का पालन करना प्रमुख होता है। कर्तव्य किसी वस्तु के स्वरूप का परिचायक होता है, परंतु राजनय के गुणतर उद्देश्य को भी राज्यों के भ्रमपूर्ण तथा जटिल पारस्परिक संबंधों के साथ साथ किन भिन्न भिन्न व्यापक हो गए हैं। सर अर्चन साल्टो ने अपनी पुस्तक गाइड टू डिप्लोमेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत लिखा है, राजनय स्वतंत्र राज्यों का सरकारों के मध्य सरकारी संबंधों का कोई निर्वाह में बुद्धि का चातुर्य का प्रयोग है। इसी प्रकार श्री केम पणिकर ने का मत राजनय जब इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में होता है, तो अन्य राष्ट्रों के संबंध में अपने राष्ट्र के हितों को अग्रसर करने की एक कला है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल तथा विश्व समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति दृष्टि से अनुपात राजनीतिकों के व्यवहार में जटिलता आ गई है। उसके बाद आता है अगर राजनयिकों के अगर कार्य देखें तो मुख्य तौर पर माना जाता है कि प्राचीन भारत में कौटिल्य ने राजनीतियों के कार्यों का वर्णन करते लिखा है कि उसमें अपने स्वामी का संदेश दूसरे राजा को पहुंचाना, उसका उत्तर अपने स्वामी को भेजना, ये उसका प्रमुख कार्य रूप में उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा उन्होंने माना है कि योग अर्थात औपनिवेशिक उपायों को, शत्रुताओं का मरण आदि भी क्या माना जाता है, राजनयिकों का कार्य माना जाता है। संधि के अनुसार अपने देश को कैदियों को छुड़ाना, शत्रुओं की कमजोरी देखते हुए पराक्रम प्रदर्शित करना, गुप्तचरों को सवाद्य संग्रह, शत्रुओं की सेना गुप्तचरों से अवगत रहना, शत्रुओं को फूट उत्पन्न करना, शत्रुओं को मित्रों में भेद डालना, अपने मित्रों में वृद्धि करना, अपने राजा की शक्ति का प्रताप प्रदर्शित करना और संधि का पालन करना आदि जो कार्य है ये माना जाता है कौटिल्य ने अपने राजनयिकों के संबंध में प्राचीन भारत में इस सभी के संबंध में बताए हैं। मगर सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखें, सामान्य दृष्टिकोण से आज वर्तमान के समय के आधार पर अगर देखें तो एक राजनयिक का कार्य कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है संधि वार्ता करना। तो सबसे पहला का माना जाता है जो जितने भी राजनयिक होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य क्या करना, संधि स्थापित करना, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। दूसरा कार्य अगर देखें तो अवलोकन। तो प्रत्येक राजनयिक का यह कर्तव्य है कि विश्व के विभिन्न जगहों पर घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अवलोकन करना, कहीं उन घटनाओं से कहीं संबंधित देश या अपना देश प्रभावित तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से इफेक्ट तो नहीं हो रहा, इन सभी का जानकारी क्या करना, अपने राज्य को पहुंचाना, ये भी क्या माना जाता है, एक राजनयिक का कार्य माना जाता है। अगर अगला कार्य माने तो अगला कार्य क्या माना जाता है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब एक राजनयिक अपने देश के प्रतीकात्मक प्रतिनिधि तो होता है, एक राजा के समान होता है,
एक राजनयिक क्या होता है, दूसरे देश में अपने राजा का या अपने राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था या ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे स्वरूप निर्माण करके रखना चाहिए जिससे विश्व के सभी देश को लगे कि यह एक राजदूत, एक राजदूत या दूत नहीं है, राजदूत या कूटनीतिक नहीं, बल्कि उस देश के जो प्रधानमंत्री है वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद आता है विधिवत प्रतिनिधित्व। तो राज्य न्यायिक अपने सरकार के कानूनी प्रतिनिधि होता है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त भारत सरकार की ओर से ये सब कानूनी कार्य करता है जो भारत और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए संविधान में संधि में क्या करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विधिवत प्रतिनिधित्व कि जैसे कि जो भारत ब्रिटेन में नियुक्त एक राजनयिक वही सभी कार्य करेंगे जो एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे। तो इसलिए हमेशा से क्या करना चाहिए, जो एक राजदूत है हमेशा उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या किया गया है, किस चीज़ के लिए नियुक्ति किया गया है। उसके साथ साथ सुरक्षा। तो राजनयिक का प्रमुख कार्य अपने देश की संपत्ति हितों एवं उन मनुष्यों की सुरक्षा करना है जो संबंधित राज्य के भीतर रह रहे हो, और यदि उसके देशवासियों को वहाँ साधारण न्याय न मिलने, और राजनयिक का यह कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे। या अपने देशवासियों को केवल अपनी सुरक्षा दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि राजनयिक का ये भी कार्य होता है कि अगर जहाँ पर वो उसकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर रहने में, वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर अपने देश के लोग को अगर किसी प्रकार का अगर परेशानी आती है तो उन व्यक्तियों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, उसके सामने कायम करना भी क्या माना जाता है, राजनयिकों को कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ अपने देश के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, अपने देश के व्यक्तियों के हित की रक्षा करना। कहने का मतलब है कि जहाँ पर राजनयिकों की नियुक्ति हुई है वहाँ पर अपने देश के लोग अगर किसी प्रकार की से अगर समस्या से जुड़ रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या में अगर फंस गए हैं, किसी प्रकार की समस्या से जुड़ रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना भी क्या माना जाता है, राजनयिकों का कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ अपने देश में व्यक्तियों को जन्म, मृत्यु एवं विवाह के आंकड़ों का रजिस्टर तैयार करना भी क्या माना जाता है, राजनीतिकों का कार्य माना जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि ब्रिटेन में अगर कोई राजनयिक की नियुक्ति हुई है और वहाँ पर हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग को क्या होती है, मृत्यु होती है, जन्म होती है, विवाह होते हैं, उन सभी का आंकड़ा तैयार करना, रजिस्टर तैयार करना और अपने देश को भेजना, इकट्ठा करके रखना और अपने देश को क्या करना, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना भी एक राजनयिक का क्या माना जाता है, कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ अपनी सरकार की नीतियों को क्या करना, व्याख्या करना। सरकार समय समय पर क्या करता है, सरकार विश्व के विभिन्न देशों के साथ नियमन करने के लिए क्या करते हैं, नियम एवं कानून का निर्माण करने का कार्य करते हैं। उन नियमों एवं कानूनों को क्या करना, जहाँ पर वो राजदूत के रूप में नियुक्त है, उन देशों के संबंध क्या करना, उसकी व्याख्या करते रहना, ये भी क्या माना जाता है, एक राजनयिक का कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ स्वदेश और विदेश के बीच सद्भावना स्थापित करना। कहने का मतलब ये है कि राजदूत की नियुक्ति करने का मुख्य कार्य ये भी माना जाता है कि वो जिस देश में जाकर क्या कर रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, उन देशों पर क्या करना, दोनों देशों के मध्य संधि और समझौते का बेहतर कर संचालन करना, और जो संबंध पहले से स्थापित की गई है उन संबंध को कैसे बेहतर और प्रगाढ़ बनाया जा सके, उसके संबंध में क्या करना, विकल्प खोजना भी क्या माना जाता है, एक राजनयिक का मुख्य कार्य माना जाता है। उसके बाद आते हैं उपनियन द्वारा बताए गए राजनीतियों के कार्य। अगर देखें ये तो कई सामान्य कार्य, अगर उपनियन के द्वारा दिए गए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के महान वेत्ता माने जाते हैं, उसके अगर दिए गए विचारकों को देखें तो मुख्यतः उन्होंने 3 प्रकार के कार्य बताए हैं, 4 प्रकार के कार्य, जिसमें पहला कार्य उन्होंने बताया, 3 प्रकार के कार्य बताए, जिसमें उन्होंने पहला कार्य बताया कि अपने गृह राष्ट्र को बाहर रहने वाले राष्ट्रीय जनों के शरीर का एवं संपत्ति का रक्षण करना, राजनयिकों का एक पहला कार्य है। दूसरा कार्य उन्होंने बताया विदेशी राष्ट्र में होने वाली घटनाओं से सतर्क रखना अपने देश को। तीसरा उन्होंने ये माना है कि अपने गृह राष्ट्र तथा विदेशी राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ का कार्य करना भी क्या मानना है, इसका मुख्य कार्य माना है। अगर लास्ट कार्य देखें राजनयिकों की, तो उस राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा का ज्ञान प्राप्त करना और अपनी सरकार को इसके बारे में क्या करना, सूचित करना भी क्या माना जाता है, एक राजनयिक का कार्य माना जाता है। ये तो हो गया कार्य, राजनयिकों के कार्य। उसके बाद आते हैं राजनयिकों पर प्रतिबंध। तो समय समय पर राजनयिकों को विशेषाधिकार उन्मुक्तों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जिनकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधियों द्वारा की गई है। 20वीं शताब्दी में नवीन राजनीतियों के प्रवृत्तियों को जिस गति से प्रगति हुई, उसी के साथ साथ राजनयिकों के कार्यों के स्वरूप में व्यापकता आ गई। आज के युग में एक राजदूत के लिए विदेश से अपने देश के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचनाएं एकत्रित करके अपनी सरकार को भेजना एक वैध कार्य है। फिर भी क्या है, आज के राजदूत अपनी मान्यता के आधार पर तुलना गुप्तचर से नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार से सिद्धांत इस राजदूत का कार्य विदेश में अपने
देश के प्रति प्रतिकूल जन प्रभाव तैयार करना है, परंतु व्यवहार में स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने देश के शुभेच्छु तत्वों की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करना राजदूतों का कार्य नहीं है। रवि राजनयन के अंतर्गत राजनयिक विशेषाधिकार उन्मुक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः अगर देखें तो सबसे पहले आंतरिक राजनीति संबंधी प्रतिबंध। कोई भी राजदूत आज के युग में क्या है, आज के युग में एक राजदूत के कर्तव्य को दृष्टिगत करते हुए उसे यह आशा नहीं की जाती है कि वह शासन की आंतरिक राजनीति में किसी तरह के हस्तक्षेप करे, और न मूर्त कारकों द्वारा और न ही अनियमित कानून के द्वारा दलीय राजनीति तथा विवाद समस्याओं का प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करे। कहने का मतलब ये कि कभी भी कोई भी राजदूत किसी देश की आंतरिक भागों में भाग नहीं लेगा, तथा प्रकाशन संबंधी अगर प्रतिबंध भी उसमें लगाया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो किसी भी राजदूत को किसी भी देश के वैदेशिक संबंधों के विषय में किसी प्रकार का सूचना फैलाने का या समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का, विदेशी सरकार के से हुए पत्रकार को किसी भी प्रकार के प्रकाशित करने का क्या है, उसे अधिकार नहीं दिया गया, उस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता। उसके साथ साथ भ्रामक प्रचार करने संबंधी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने और विदेशी सरकार के मतभेद को फलस्वरूप दूतावास को प्रचार का माध्यम बनाना एक राजदूत के लिए सर्वथा निषिद्ध माना गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी संबंधों में विदेशी नागरिकों के लिए अपने देश के प्रति निष्ठावान बनाकर अपने द्वारा किसी प्रकार की षड्यंत्र का निर्माण करना अथवा विदेशी विद्रोही दल का संगठन करना, उसके लिए भी एक सर्वथा वर्जित माना गया है। तो इस प्रकार से देखें तो जो राजनयिक है उसको कुछ विशेष प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाना पड़ती है, जिसके आधार पर अपने राज्य को बेहतर तरीके से सूचना पहुंचाया जा सके।